तो गैस आप लोगों को वापस फिर से नए सेशन में स्वागत है। और ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 20 क्वेश्चन आपके सीडीपी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलटी एग्जाम नजदीक आपका आ रहा है, जैसे ही आपका जो है नजदीक आ रहा है आप लोग को तैयारी भी प्रैक्टिस सेट ज़्यादा कर लेना चाहिए। आज पार्ट नंबर 36 है। 30 पार्ट हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप जाकर वहाँ चेकआउट कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिलेबस बेस पे क्वेश्चन है, सारे सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको आज मिलने वाले हैं। चलिए फटाक से आंसर दीजिए, आपने कितना अभी तक पढ़ रखा है, कितना आपका जो है यहाँ पर रिविजन हो पा रहा है। कई क्वेश्चन आपको प्रीवियस भी देखने को मिल जाएंगे इसमें, वो आप नोट आउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो मैंने कहा था कि आपको ऑलरेडी कि संवेगात्मक इसे जल्दी ही जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा जो है ये होता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं, ठीक है। और इसी को यहाँ पर जो है बहुत सारे जितने भी युवा अवस्था में चेंजेस मिलते हैं, या हार्मोन्स या गुस्सा आना, या बच्चों में तेज या सोचने समझने की क्षमता जितनी भी ज़्यादा होती है वो सब किशोरावस्था में आती है। तो यहाँ पर संवेगात्मक विकास की जो अवस्था होती है सबसे तीव्र इसी में होती है, और ये किशोरावस्था है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस कई एग्जाम में एबीएस एनबीएस अन्य एग्जाम में पूछा गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्यों है भाई उपयोगी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के लिए। इसका प्रयोग जो है वह दूसरों को जो प्रभावित करने के लिए कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। इससे जो है वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकता है, ये तो जरूरी नहीं है। इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना सकता है, ये भी सही लग रहा है, ये दो ऑप्शन तो सही लग रहे हैं। चौथा देखते हैं यहाँ पर, वह शिक्षक को आत्म संतुष्ट प्रदान करता है। आत्म संतुष्ट प्रदान करना उतना भी सही नहीं है, ठीक है। लेकिन बचे हैं ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। सबसे बेस्ट क्या लग रहा है, इसका प्रयोग जो है वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर सकता है, दूसरों को प्रभावित यानी कि दूसरों को इंटरेस्ट करने के लिए कर सकता है, ये उतना नहीं होगा। इसकी सहायता से जो है अपने शिक्षण प्रभाव जो है प्रभावी बना, इनकी जो अपनी टीचिंग स्किल्स है या कुछ कमियां हो सकती टीचर में उनको दूर कर सकता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। भाई किसने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित मनोविज्ञान है, ये कहा था वॉटसन के द्वारा। और वॉटसन ने कहा था आपका यहाँ पर, आप मुझे बच्चे दे दो मैं उसको डॉक्टर चोर जैसा कहोगे वैसा बना दूंगा। ये स्टेटमेंट काफी इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा पूछा गया स्टेटमेंट है वॉटसन का, ये आपको ध्यान में रखना है, कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से ये वाला। तो डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक के लिए जो है मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है। भाई शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान ये क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ाया जाता है। शिक्षक जब आप बीएड करते हो तो इन सब्जेक्ट का क्यों महत्व है, ठीक है। तो ये क्यों होते हैं, इसीलिए जो है सीटेट में भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, और सीटेट का यहाँ पर एलटी में। और इससे जो है बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, चलो सही लग रहा है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, ये भी सही लग रहा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता, ये भी सही जैसे लग ही रहा है। शिक्षण सफल हो, यार 4 के 4 ऑप्शन सही लग रहे हैं इसमें। तो अब देखने वाली बात है कि कौन सा बेस्ट लग रहा है, क्यों इसको हम रिजेक्ट करेंगे। देखिए शिक्षण सफल हो सकता है, ये कंपल्सरी नहीं है कि भाई मनोविज्ञान की जरूरत हो कि इससे शिक्षण जरूर कंपल्सरी भी नहीं है। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, ये भी कंपल्सरी नहीं है, ये भी हट जाएगा। और इससे जो है बच्चों की जो आधारभूत विशेषताएं हैं उनको जानने का अवसर मिलेगा, ये भी उतना जरूरी नहीं है। लेकिन बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा बी ऑप्शन, क्योंकि शिक्षण है मनोवैज्ञानिक जो नियम है उनके अनुकूल होता है। क्योंकि भाई मनोविज्ञान क्यों सीखेगा आप, क्योंकि इसके जो नियम है या उसके जो अनुरूप है उससे क्या होगा कि आप टीचिंग प्रभावी रूप से करोगे, इसके अनुरूप रहने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। तो बाल विकास का निर्धारण क्यों किया जाता है, बालक की वंशांगत संरचना के लिए कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। बालक की आनुवंशिक व वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, या बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं है होता है। या नेक्स्ट है कि विभिन्न बालकों में जो है विभिन्न प्रकार के निर्धारण कार्य करना। तो ये भी उतना अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बालक का विकास क्या होता है उसकी जो आनुवंशिक है उसके वातावरण की। पहले देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा था कि ज्यादा प्रभाव बालक का किस पर पड़ता है, जब आपका आनुवंशिक अलग हो वातावरण अलग हो, ठीक है, तब कौन सा ऑप्शन सही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वातावरण का जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा 99% पड़ता है, जो आनुवंशिक होता है 1% पड़ता है वैसे तो।
अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ गए हैं तो इनकी आपका जो है दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी कि आनुवंशिक का भी विकास पर पड़ता है असर, वातावरण का भी पड़ता है, यानी कि आपका जो है लर्निंग का भी सेम सिचुएशन है कि ज्यादातर जो है जैसा माहौल होगा वैसे बच्चा ढलेगा, जैसे उसकी संगति होगी वैसे बच्चा आपका बनने वाला है। तो इसीलिए जो है पर्यावरण का ज्यादा महत्व होता है आपका अनुसार जो आनुवंशिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कि अगर अलग अलग सेपरेट ऑप्शन दिए होंगे तो वातावरण पे टिक करोगे, अगर दोनों ऑप्शन साथ में दिए होंगे तो आपको जो है साथ वाले ही टिक करना पड़ेगा, इनकी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बस 766 क्वेश्चन। निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। यह कथन है, कथन दे रखे, तो इसका आंसर यहाँ पर एमरिस ट्यूब का है, यानी कि बी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान एकत्रित करना आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है? निर्देशन प्राप्त करने हेतु, परामर्श प्रदान करने हेतु, निरीक्षण करने हेतु उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर होना है ए ऑप्शन, यानी कि निर्देशन प्राप्त करने हेतु। अगला है कि अंधे बालकों की भाषा, तो अंधे बालकों की भाषा कैसी होती है? ब्रेल लिपि होती है, ठीक है। लुईस ब्रेल ने जो है इसकी स्थापना की थी, इसके जो है जनक माने जाते हैं लुईस ब्रेल। तो यहाँ पर अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईक्यू। आईक्यू लेवल पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा भाई देख लो। जो बुद्धि मापन है उनके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, पिछली बार एलटी में भी बुद्धि मापन के बारे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, आप लोगों ने देख लिए होंगे कि भाई 70 से कम होता है तो क्या होता है, 100 से प्लस होता है तो किस तरह की बुद्धि होती है, ठीक है। तीव्र बुद्धि क्या होती है, और ठीक है जो मीडियम है या आपके प्रतिभाशाली कैसे होते हैं, जो प्रखर कैसे आ रहे होते हैं, तीव्र कैसे होते हैं, सब कुछ डिस्कस कर रखा है। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ फिर भी यहाँ पे। पिछली बार जो एलटी में पूछा गया था ना, वो मेरे ख्याल से मंद बुद्धि का पूछा गया था या आपका सामान्य बुद्धि, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ पूरा। जैसे मंद बुद्धि होता है, मंद बुद्धि का होता है यहाँ पर 70 से लेके 79 के बीच में, और उसके बाद 80 से लेके 89 के बीच में आपका रहता है सामान्य बुद्धि वाला, ठीक है, औसतन वाला होता है। और इसमें ऐसे यहाँ पर औसत से अधिक वाले होते हैं, जैसे 110 से लेके 119 के बीच में औसत से अधिक वाले होते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभाशाली 140 प्लस आपके रहते हैं, और जो प्रखर वाले होते हैं 120 से लेके 140 के बीच में रहते हैं, ठीक है। तीव्र बुद्धि वाले 120 से लेके 129 के बीच में रहते हैं। जड़ बुद्धि रहते हैं आपका यहाँ पर 25 से कम, ठीक है, और 50 से लेके 70 के बीच में मूर्ख बुद्धि वाले रहते हैं। तो ये एक डाटा था जो बुद्धि उपलब्धि का, और बुद्धि उपलब्धि किसने दिया था, क्या दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सीरीज, वहां पर आप चेकआउट कर लेना। जिसने नहीं देखे शुरू से जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। इसमें फिलहाल पूछा गया है कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो आईक्यू बुद्धि है, ठीक है, यानी कि 85 आईक्यू वाला, यानी कि 85 आईक्यू वाले जो बालक है उसको कहते हैं भाई 85 वाला। मैंने अभी थोड़ी देर बताया 80 से लेके 85 वाले बालक क्या कहलाते हैं यहाँ पर, उन बालकों को ये कहलाते हैं आपके पिछले बालक, ठीक है। पिछले बालक कह सकते हैं, ठीक है। सामान्य से नीचे वाले होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, मैंने सामान्य से बोल दिया होगा। सामान्य वाले 90 से लेके 110 के बीच में होते हैं सामान्य वाले, ये होते हैं पिछले बालक। इसको बोलते हैं सामान्य से हटके, सामान्य से हटके वाले पिछले वाले की बोलते हैं इनको। 80 से लेके 89 के बीच में, 80 से लेके 90 के बीच में लगा लीजिए, तो इसके बीच में जो आएंगे ना वो होते हैं सामान्य से नीचे होते हैं। सामान्य से नीचे मतलब उनको हटके बोलते हैं, इनकी उनको पिछले बालक समावेशी बालक शिक्षा आपको यहाँ पर स्लेब्स मिल जाएगा, वहां आप चेकआउट कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। समावेशी शिक्षा फिर से आ गया यहाँ पर। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो आते हैं, समावेशी शिक्षा क्या होती है भाई, अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष युक्त वाले बालक, दृष्टि दोष वाले युक्त वाले बालक, बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है सभी आंसर, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि समावेशी वाले बालक होते हैं, ठीक है। ये पिछले बालक भी कहलाते हैं समावेशी बालक, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्योंकि ये क्या होता है अधिगम अक्षमता वाले, मतलब कि ये सीखने से थोड़ा कम वाले होते हैं, या उसमें कुछ दोष हो सकता है, श्रवण दोष हो सकता है, दृष्टि दोष हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो सकते हैं, उसी को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालक रखे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर नोट डाउन जरूर करने हैं प्रश्न। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 771। सुखदायक प्रभाव सह संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक
प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? देखो अभ्यास करना, अभ्यास तो हो नहीं रहा इसमें, ये तो होगा नहीं। उपयोग, इसमें उपयोग भी कुछ लग नहीं रहा है, बिल्कुल प्रभाव का नियम हो रहा है। अगर सुख करोगे तो जैसे सुख में सुख होना या दुख में दुखी होना या कमजोर होना, तो ये क्या होगा? प्रभाव है। जैसा जैसा माहौल होगा वैसे उस तरह का बनोगे, इनके प्रभाव से हो, ठीक है। इनकी आपका प्रभाव का नियम होता है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम थे इसमें, जो मुख्य नियम है उनमें से 3 नियम थे। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 थे, ठीक है। वैसे 5 गौण नियम उसने दिए हुए थे। अगला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, ये सब मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया जा सकता है लेकिन उसका मीनिंग वही रहने वाला है, तो आपको मीनिंग समझना है कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। और प्रयत्न एवं भूल, यानी कि जो ट्रायल एंड एरर वाला मेथड होता है उसके रिगार्डिंग पूछा है क्वेश्चन कि दर्शन के लिए थॉर्नडाइक ने किस प्रकार का प्रयोग किया। पहले तो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर किसका, थॉर्नडाइक का विधि है, ये आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। भाई ट्रायल और एरर किस पर दिया था? थॉर्नडाइक ने किस पे दिया था? थॉर्नडाइक, डाइक मतलब मरना, बिल्ली, बिल्ली मरी भाई, शॉर्टकट, ठीक है। बिल्ली मरी तो यहाँ पर थॉर्नडाइक हो गया, ठीक है। इनके बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर चूहों पे किसने दिया था? बंदर पे किसने दिया था? और मनुष्य पे किसने दिया था? ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। बनमानुष भी दिया था, ठीक है। किसने दिया था? कमेंट करके बता देना आप। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्रिया को जो है उत्तेजित करने, नियमित करने और जारी करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा में बाह्य प्रेरणा, ठीक है, और आंतरिक अभिप्रेरणा मैंने ऑलरेडी बताया है। अभिप्रेरणा क्या होती है? जो जन्मजात होती है, कुछ अभिप्रेरणाएं होती हैं, और कुछ होते अर्जुन वाले अभिप्रेरणाएं होती है। जैसे हम किसी को देख के, किसी आईपीएस या आईएएस को मोटिवेट करके, या मूवी जो बनते हैं कहीं, जो अभी आपका बना हुआ था श्रद्धा और आईपीएस मनोज वाले पे, उसको देख के प्रेरित हो और आईपीएस बन जाए, वो बाह्य प्रेरणा हो जाएगा। और खुद सेल्फ मोटिवेशन होना, वो आपका सेल्फ मोटिवेशन हो जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि यह कथन किसका है? तो क्रिया को उत्तेजित करने और नियमित करने, जारी रखने, इसकी जो प्रक्रिया होती है, जो प्रेरणा होती है, इसका जो कथन है वो किसने स्टेटमेंट दिया था मेरे भाई? ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर दिया था गुड ने। गुड आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार जो है अभिप्रेरणा की व्याख्या, ये चैप्टर में अभिप्रेरणा, ठीक है, चैप्टर में है भाई। हवा में कोई भी चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। कई लोगों को लग रहा हो कि भाई क्या हो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभिप्रेरणा की जो व्याख्या है किस आधार पर की जाती है? तो अभिप्रेरणा की जो व्याख्या है वो की जाती है आपका जन्मजात मूल प्रवृत्ति पर, ठीक है। तो अभिप्रेरणा जन्मजात मूल प्रवृत्ति पर ही इस पर डिस्कस किया जाता है। इनके बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, किसने कहा है? स्टेटमेंट भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, पिछले बार बहुत सारे पूछे गए थे, इसलिए स्टेटमेंट भी क्वेश्चन रखे गए। मैकडूगल ने किया था, तो ये हालांकि ज्यादा नहीं आएंगे और आने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए मैं स्टेटमेंट क्वेश्चन भी रख रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉलो ने अपना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, एक तो क्वेश्चन यहीं से मिल गया, क्या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका पॉलो के द्वारा दिया गया है। इसका प्रयोग किस जानवर पर किया था? कौन से, किसने जानवर? स्किनर ने किस पे किया था, और कोहलर ने किस पे किया था, ब्याज ने किस पे किया था, थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? ये सारे मैंने डिस्कस करे हुए हैं, आप लोगों ने पता होना चाहिए। तो पल्लव मतलब कुत्ता पालो, तो पालो मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कुत्ता पालो पल्लव ने, ठीक है। यानी कि आपका जो है यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने ट्रिक से याद भी करवाया रखा था, कई लोग को जो पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा। जैसे थॉर्नडाइक मतलब तुरंत मरी, मतलब कुत्ता मरा, ठीक है, मतलब बिल्ली मरी, कहते हैं बिल्ली मर गई तुरंत, तो थॉर्नडाइक। ऐसे जैसे पल्लव मतलब किसको पालो? कुत्ता पालो, कुत्ते को पालते हैं, तो पल्लव कुत्ता पालो, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कई अन्य ट्रिक से बता रखे थे, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जो पहले से जुड़े हैं। जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं तो उनको ज्यादा पता नहीं भी होगा। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी कर देना। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत, भाई अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका दिया गया था फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। स्किनर नहीं होगा, ठीक है, स्किनर ने इस तरह का कोई भी नहीं दिया हुआ था। कल मैंने एसआर का उल्टा पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था होमवर्क में, आज थोड़ी किसने दिया था, उसका आंसर स्किनर था। एक कमेंट आया था, कोई गर्ल थी, पता नहीं कौन था, नाम याद नहीं मेरे को, उसने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बात कर लेते हैं यहाँ पर। जॉन पी डिसिको ने अभिप्रेरणा देने वाले घटकों की संख्या बताई। भाई अभिप्रेरणा के जो घटक हैं उनकी संख्या जॉन पी डिसिको किसने कितने अभिप्रेरणा घटक बताए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसके घटक बताए गए हैं, 10 घटक बताए गए हैं। अधिगम स्थानांतरण के सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अधिगम का स्थानांतरण यानी कि विशिष्ट और सामान्य यानी कि जनरल और स्पेसिफिक जो तत्व है उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये आपका स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत है, स्पीयरमैन त्रिकारक सिद्धांत है, ठीक है, वो भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? टर्मैन आता है और टर्मैन, स्टर्न, एक और आता है, इसमें 3 लोगों के नाम आते हैं। ऐसी बहुविधि थॉर्नडाइक के द्वारा करा जाता है। तो ये मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बता रखे हैं, आप लोगों ने याद होंगे तो बार बार रिवीजन भी हो रहा होगा, काफी अच्छा रिवीजन भी लग रहा होगा आपको। यहाँ पर बहुत सारे सीरीज कर लिए हमने, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत प्रतिपादन, अधिगम सामान्यीकरण सिद्धांत भाई, अधिगम का स्थानांतरण के लिए सामान्यीकरण सिद्धांत भाई किसने दिया हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका स्किनर का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्किनर ने ही आपका जो है अधिगम के लिए स्थानांतरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये रही टॉप 20 क्वेश्चन, कैसे लेके कमेंट करके जरूर बताना, और बाकी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जरूर देंगे भाई, प्लेलिस्ट बहुत अच्छी बना रखी है।